तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। पिछले कई दिनों से एक नाम सुर्खियों में है, शबनम। करीब 13 साल या 11 साल बल्कि हो चुके हैं। शबनम सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक बात हो रही है कि हिंदुस्तान में शायद वो पहली महिला होगी जिसे फांसी होगी। हालांकि अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अभी भी कई ऐसे लीगल उनके पास रेबिलिटीज हैं जिसका वो फायदा उठा सकती है। और सोनिया केस को अगर सामने हम रखें, जो लगभग सिमिलर केस था, तो उसको देखते हुए भी इस केस में भी कई मोड़ आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं कि ब्लैक वारंट साइन होने के बाद भी 14 दिन की मोहलत दी जानी चाहिए, उनके वकील को, उनके परिवार के लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए, तो उस हिसाब से भी अभी वक्त लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अगले 15 दिन, महीना या 2 महीने में ये सारी चीजें हो जाए, तो मुश्किल है। इसके अलावा एक और चीज आ रही है, हो सकता है कि शबनम के वकील इमोशन या फिर ह्यूमन ग्राउंड पे भी इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक या दोबारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक ले जा सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे और कई जगह पे ये खबरें आई कि शबनम का जो बेटा है उसने अपील की प्रेसिडेंट के लेकर कि माफ कर दिया जाए। आज मैं यहां इसलिए हूं कि 2 ऐसे शख्स हैं। कई बार हम लोगों की जिंदगी में अक्सर ये होता है कि बुरी चीजें और अच्छी चीजें साथ आती हैं। शबनम की कहानी जाहिर सी बात अगर सच है और शबनम ने अपने पूरे खानदान को मारा है, 7-7 लोगों की जान ली है, तो कानून में कहीं रहम की कोई गुंजाइश नहीं बचती है और माफी की भी कोई यहाँ पे उम्मीद नजर नहीं आती है। लेकिन इस शबनम की कहानी के साथ एक इंसानियत की भी कहानी जुड़ी है। जब शबनम ने ये इस इंसिडेंट को अंजाम दिया और वो जेल गई, तब वो प्रेग्नेंट थी। जेल में ही एक बच्चे को जन्म दिया, एक बेटा हुआ। कानून ये कहता है कि 7 साल तक माँ के साथ बच्चा जेल के अंदर रह सकता है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है आप उसको जेल के बाहर रखेंगे, क्योंकि उसने कोई जुर्म किया नहीं है। ऐसे वक्त में शबनम के इलाके के एक शख्स, बल्कि उनके दोस्त के हैं या उनके जूनियर कॉलेज में, वो सामने आते हैं और शबनम के उस बेटे को वो अपनाने की पहल करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, वो उसे अपनाने के लिए किस हद तक जाते हैं ये मुझे भी पहले मालूम नहीं था, आज ही पता चला। एक शर्त आती है कि वो कुंवारे हैं, उन्होंने शादी नहीं की, और जब तक शादीशुदा नहीं होंगे तब तक उस बच्चे को वो अपना नहीं सकते हैं। और उसको अपनाने के लिए वो आनंद फानंद में शादी करते हैं। और इत्तेफाक से वो दोनों शख्स आज मेरे साथ हैं, उस्मान और वंदना। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उस्मान पे जाऊं उससे पहले आपसे बड़ा सीधा सा सवाल। एक ऐसा मोड़ आया था जब शबनम के उस बेटे को गोद देने से मना कर दिया गया था। शबनम खुद भी मना कर रही थी, लेकिन वो बाद में पूछूंगा। और तब ये हुआ था कि उस्मान साहब ने कहा कि उसको अपनाने के लिए मैं आनंद फानंद में शादी करेंगे, 2 घंटे की। इन्होंने बल्कि ये कहा था 2 घंटे में कर लेंगे। तो आप इस शादी के लिए अचानक कैसे तैयार हो? अचानक क्या, एक्चुअली जब ये डिसीजन आया था उससे पहले ही बेटे को लेके बात चल रही थी कि उनके पास एक बेटा है। तो उन्होंने मुझे जो फोटो दिखाई थी बेटे को, जो न्यूज़पेपर में छपी थी, वो तकरीबन वो 3 साल के होंगे। तो उसको फोटो को देखने के बाद अंदर से जहन से आया था, मैंने इनसे ही कहा था कि क्यों ना हम इस बच्चे को अडॉप्ट कर लें। तो उस्मान जी ने कहा कि नहीं, जैसे कि एक मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक हिंदू लड़की को बेटा नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, आप ले लीजिए और फिर उसके बाद आप उसे मेरे पास छोड़ दीजिएगा। आप लीजिए, आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरे पास छोड़ दीजिएगा, मैं उसको पाल लूंगी। तो हमने यही शर्त के साथ ही, जब हमने दोनों इस बात पे सहमत हो गए थे, तब इन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि हाँ ताज को हमें मिल जाए, बिट्टू हमें मिल जाए। तो उसके लिए जब इन्होंने एप्लीकेशन किस तरह डाली, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगाए, मुझे नहीं मालूम था। बस इन्होंने मुझे बताया था कि हाँ आज मैंने अप्लाई कर दिया है, अब देखो प्रोसेस कैसे चलता है, कब मिलता है वो हम देख लेंगे। इनकी ठीक है, आप देख लीजिए। फिर ये समय धीरे धीरे बीतते गए। इन्होंने उसी दौरान मुझसे कहा था कि एक काम करते हैं, हम वहां चलते हैं मुरादाबाद, एक बार उनसे मिल के आते हैं कि बेटा मिलता है उसके लिए भी, और नहीं भी, अगर नहीं भी मिल पाता किसी कारण से, तो हम शबनम से बोलेंगे कि वो अपनी लाइफ के बारे में एक डायरी में लिखे, ताकि हमें पता चले। क्योंकि तब तक हमें लगता था कि शायद जो हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोई एक ट्विस्ट है, कि हम सच जानना चाहते थे कि आखिरकार वो सच है क्या जिसके कारण वो यहाँ है। हम एक बार गए तो हमें नहीं मिली वो,
छुट्टी थी तो बारिश में ही हम भीगते हुए गए थे, बारिश में भीगते हुए हम वापस आ गए। फिर कुछ समय बाद 1-1.5 महीने के बाद इन्होंने कहा कि चलो एक बार और चलते हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है चलते हैं। उस दौरान हमने पर्ची लगाई, हमारी पर्ची भी गई है, उन्होंने अंदर एक्सेप्ट भी कर लिया है। हमें 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, जितने भी मिलने वाले थे बाकी की जितनी मुलाकातें थी खत्म हो रही थी, सेकंड स्टार्ट हो गई। तब हमने कहा कि भाई हम भी तो इतनी देर से बैठे हैं, वो अभी तक आए क्यों नहीं? तो उन्होंने फिर अंदर से खबर भिजवाई थी कि मुझे नहीं मिलना किसी से, और मैं नहीं जानती कौन है उस्मान। अब ये बोल के उन्होंने इनकार कर दिया था। फिर हम वहां से वापस आ गए थे। उसके बाद 1-2 बार ये खुद गए थे, फिर मैं नहीं गई थी। मैं इनके साथ 2 ही बार गई थी। लेकिन जब बाल कल्याण विभाग ने एप्लीकेशन कहा था कि भाई जिसको भी अडॉप्ट करना है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं, इन्होंने एप्लीकेशन डाली, तब तक मेरा दूर दूर तक कोई, क्योंकि ये क्लियर था कि वो मुझे नहीं मिल पाएगा, इन्हीं को ही मिलेगा। तो ये उसी चक्कर में लगे हुए थे। उसी दौरान फिर वहां पे बाल कल्याण विभाग में एक मैडम है, तो उनके जब संपर्क में आए तो उन्होंने जब इनको बोला होगा, जैसे भी आपस में इन लोगों की बातें हुई, उस दौरान उस चीज के लिए, शादी के लिए 2-3 जगह इनकी बात भी चल रही थी रिश्ते की, कि हाँ, तो मुझे लग रहा था कि शायद हाँ उनमें से 1-2 तो शायद तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनमें से एक टीचर भी हैं जो शायद इनको कहीं ना कहीं लाइक करती थी कि हाँ शादी हो जाए। उन सबको पूछने के बाद जब वहां से सब जगह से मना हुआ तो इनका तकरीबन शाम के टाइम या दोपहर में मेरे पास फोन आता है कि मुझे एक चीज पूछनी है। मैंने क्या? बोलो। कि ताज नहीं मिल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि शादी करना जरूरी है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने एक बार भी ये भी नहीं सोचा कि मैं उनसे कहूँ कि हाँ सोच के बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई, बिट्टू हमें किसी भी सेंस में मिले, मुझे तो चाहिए था। एक चीज बताइए, जो हम समाज जहां हम लोग रहते हैं, अभी मैं थोड़ी देर पहले से ही बात कर रहा था, एक ऐसी चीज कि एक बच्चा जिसकी माँ के ऊपर इतना संगीन इल्जाम है, पूरे अपने फैमिली के साथ लोगों को मार डालना, जेल में है, ऐसे बच्चे को गोद लेना या ऐसे बच्चे को अपनाने के लिए 1000 बार इंसान सोचता है, इसलिए कि कहीं ना कहीं एक डर होता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेंगे। फिर ये भी होता है कि क्या पता आगे चल के क्या हो। आपने ये सब नहीं सोचा, आपने सीधे अपना लिया? नहीं, ये सब चीजें जहन में कभी आया ही नहीं। बस एक जुनून था कि हाँ लेना है। कभी ये भी नहीं सोचा कि उसका फ्यूचर में रिजल्ट क्या होगा। कि गार्जियन भी, हालांकि जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने गार्जियन को बताया था, पापा मुझसे काफी गुस्सा हो गए थे कि तुम हमेशा शादी के लिए तो मना करती हो, लेकिन जब भी करती हो हमेशा उल्टे ही काम करती हो, कभी लाइफ में कोई सीधा काम भी करना है? मैंने कि उसमें सीधा या उल्टा क्यों है भाई? एक बच्चा है, मुझे लग रहा है कि उसको गार्जियन की जरूरत है। जब शादी होती है, हर कपल ये चाहता है कि 1 या 2 साल के अंदर हमारे घर में बच्चा हो, तो क्या एक बच्चे को रिक्वायर नहीं होती कि उसके भी गार्जियन हो? तो पापा गुस्सा हो गए थे, उन्होंने काफी दिन तक मुझसे बात नहीं की थी। तो मैंने कहा ठीक है, जब जो मेरा मन करेगा, मैं अगर मेरा मन है कि मुझे उसको लेना है तो लेना है। फिर वो मार्च से बात जाते जाते हमें जुलाई में मिले थे। एक चीज अभी मुझे पता चला ये कि जब आपने गोद लिया, बच्चे को अपनाया, तो आपने ये तय किया कि अगर मैं इसको अपनाऊंगी तो फिर मैं अपना बच्चा नहीं करूंगा जी। ये आपने ऐसा किया? जी। क्यों? इसके पीछे क्या सोच है? एक्चुअली मैं अपने आसपास 2 फैमिली ऐसी देख चुकी हूँ कि पहले उन्होंने जोश में आके कि भाई बच्चा नहीं, मैं शादी के कई साल हो गए हैं, बच्चा अडॉप्ट कर लिया है। फिर उसके बाद पता चला कि पहला बच्चा जो अडॉप्ट किया वो 2-4 साल का है, 5 साल का, फिर उनका नेचुरली अपना बेबी हो गया है। स्टार्टिंग में जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बचपन में सब इतना ध्यान नहीं देते, सब आराम से चलते रहते हैं। लेकिन जैसे धीरे बड़े होते हैं, शादी की बातें चलती हैं, शादी होने के बाद जो उनके बीच में एक गैप आता है, एक दूसरे की टांग खींचते हैं और एक वो डिफरेंस जो आ जाता है, वो देखने के बाद मैंने सोचा कि बचपन शायद बहुत अच्छे से निकल जाए। लेकिन रियल लाइफ तो आदमी जब ही महसूस करता है जब वो बड़ा होता है, जब उसको सेंस आता है, और सेंस आने के बाद उसको ये पता चले कि हाँ ये मेरे मामी के बेटे हैं, ये मेरी फूफो के बेटे हैं, ये उनके, तो एक जो गैप आता है तो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। उस्मान साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप चूंकि शबनम के साथ रहे कॉलेज में जी, मैं बाकी सारी चीजें आप दोनों कैसे एक दूसरे को जानते हैं बाद में आऊंगा। पहला सवाल यही कि आप क्यों अपनाना चाहते थे उसके बच्चे को, जब आपको मालूम है कि ये सब कुछ ऐसा जो कुछ हुआ है, इसके बाद तो कोई भी इंसान मतलब रिश्ता बनाना छोड़िए, वो तो उस रिश्ते से भी भागता है ऐसे लोगों के साथ। आप करीब जाने की कोशिश कर रहे थे, आप उसके बच्चे को अपनाने के लिए आपने बड़ी मेहनत की, यहाँ तक कि आपने आनंद आनंद में शादी की। ऐसी क्या वजह थी कि आप शबनम के बेटे को अपनाना चाहते? शुरुआत में मैं शबनम पर एक किताब लिखना चाहता था, जो मैं आपको मतलब अभी आपको बताया भी है।
और इसको उससे पहले मैं सिर्फ शबनम से मिलना ही चाहता था। उसके लिए स्टार्टिंग में ये 2012 की बात है। तो एक दिन जैसा भी मैडम ने बताया ठीक वैसे ही मैं एप्लीकेशन लगाया और पहली बार मुझे सुबह से लेके शाम हो गई थी, मतलब वो 3-4 बज गए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मैं अंदर भी चला गया था और मैं उस भीड़ में कम से कम 200-250 से लोग ज़्यादा होंगे और अपने अपने लोगों से मिल रहे थे। तो मैं शबनम को तलाश रहा था उस भीड़ में, और जब चारों तरफ भाग रहा कि शबनम कहाँ है शबनम, तो किसी ने कहा कि अच्छा किससे मिला शबनम से, तो शबनम अपना आप में एक बड़ा खतरनाक सा नाम था उन लोगों के लिए। तो वहाँ पे जो आसपास में जेल में लोग उनकी कपड़े भी कुछ येलो कलर के होते हैं जिनको मतलब उम्र कैद की सज़ा होती है, और पुलिस वाले उन्होंने मुझे घेर लिया और घेरने के बाद उन्होंने मेरी पूरी तलाशी ली और मेरे पर्स वगैरह उन्होंने पूरा मुझे सर्च किया कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे उन्हें शायद लगा होगा कि मैं शबनम को चोट पहुंचाना चाहता हूं। और फिर उन दोनों जो भी डिप्टी जेलर थे उन्होंने मुझे डांट के वहाँ से भगा दिया था कि अब मत आना, और मैंने बताया था कि मैं सिर्फ मिलना ही चाहता हूँ। तो शायद उन दोनों शबनम से कोई मिलता भी नहीं था। तो ऐसे ही जब ये सिलसिला 2-3 बार हुआ, फिर दिमाग में आया कि यार शबनम पे इसकी जो शबनम की असली कहानी है, कॉलेज में उसका एक अलग रूप था, एक हेल्प वाला नेचर था उसका, मदद करने वाला, और यहाँ एक शबनम इतनी खतरनाक हो गई है कि लोग उसके नाम से भी डरते हैं। जब मैंने पर्ची लगाई थी तो उसने कहा कि अच्छा तुम शबनम से मिला है जिसने 7 मर्डर किए हैं, क्या तुम भी किसी का मर्डर करके आए हो क्या? तो मुझे बहुत बुरा लगा था। तो तभी भी दिमाग में आया कि यार शबनम को बाहर जिस रूप में देखते हैं उसका जो असली रूप है जो मैंने देखा है उसको दुनिया को दिखाना चाहिए। तो मैंने फिर दोबारा से मिलने की कोशिश की, तीसरी बार मिलने की कोशिश की, और 2012 से लेके और 2015 तक मैं लगातार कोशिश करता रहा। उस बीच में ये मेरे साथ गई थी 2-4-5 बार। हम लोग बारिश में भी भीगते रहे, बाइक से ही आते जाते थे, पता नहीं क्या जुनून सवार होता चला गया। तब शुरुआत में जब किताब का आइडिया चेंज होने के बाद, क्योंकि इस बीच में जब मुलाकात ही नहीं हो पा रही है, तो बाल कल्याण समिति के लोग उसके अंदर से निकल के आ रहे हैं और बहुत सारी मीडिया ने उनको घेरा हुआ है कि फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं। तो अगले दिन मैंने आके उसी न्यूज़ को ई पेपर जो आता है तो ई पेपर पर मैंने उसके अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान वगैरह जितने भी पेपर्स थे उनको देखा कि आखिर ये टीम क्यों आई, क्या बात थी। तो मुझे पहली बार तब पता चला कि इसको एक बच्चा भी है। तो मैंने कहा शायद शबनम किताब के बहाने से ना मिले तो लेकिन बच्चे के बहाने से तो मिल ही सकती है। यहाँ से मेरे दिमाग में आया। तो पहले भी तैयार नहीं थी और बच्चे के लिए तो बिल्कुल ही तैयार नहीं। फिर ऐसे धीरे धीरे करके फिर भी मैं मिलता रहा, और जितना वो मना करती रही उतना अंदर से जुनून आता रहा कि हाँ अब तो और करना है और करना है। तो हालांकि 1-2 बार ऐसा लगा कि शायद मैं टूट गया था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि अगर इसने बच्चा नहीं दिया तो भले ही मुझे जेल के बाहर बैठ के धरना देना पड़े, लेकिन मैं इस बच्चे को लेके ही जाऊंगा। फिर मिला कैसे? उसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी, तो एप्लीकेशन पहली वाली रिजेक्ट कर दी गई थी, और रिजेक्ट इसलिए कर दी गई थी क्योंकि मैं हर बातें उनसे शेयर करता था कि मैं आज वहाँ गया, ऐसे हुआ, मुलाकात नहीं हो पाई। तो वहाँ सुरभि यादव मैडम थी, उन्होंने कहा कि उस्मान आपकी एप्लीकेशन इसलिए रिजेक्ट कर दी है क्योंकि आप शादीशुदा नहीं हैं। तो उसके बाद मेरी जहाँ जहाँ रिश्ते की बात चली थी मैंने वहाँ फ़ोन करके कहा, और एक लड़की टीचर थी, गवर्नमेंट टीचर, तो घर वाले भी चाहते थे, उनके घर वाले भी चाहते थे। तो मैंने कहा कि शादी करनी है। तो उसने कहा कि शादी तो पहले मेरी बड़ी बहन की होगी तब, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक निकाह कर लेते हैं क्योंकि वहाँ कागज़ लगाने हैं, तो तुम बस रेडी हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी क्या जल्दी है निकाह करने की, मैंने ताज को लेना है, कि ताज के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा कि ताज के लिए बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने जिस एटीट्यूड से कहा था कि ताज बिट्टू के लिए बिल्कुल भी नहीं, तो मैंने कहा फिर बिट्टू के लिए तो मैंने कहा पहले मेरे लिए बिट्टू है, बाद में कोई और है। तो मैंने वहाँ से उसको कैंसिल कर दिया। फिर 1-2 जगह और थी, तो वहाँ भी बात की, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया। फिर इस बीच में मैंने इनको फ़ोन करके कहा कि शादी की बात आई है, तो क्या तुम शादी करोगी मुझसे? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसके बाद फिर हम पूछा नहीं कि हाँ क्यों अभी अचानक? पहले से एक तो जानती थी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त भी रहे थे स्टार्टिंग में, और इसी बीच में इनके मन में ज़्यादा प्यार पल रहा था, मेरे में कम था। अगर मेरे मन में ज़्यादा प्यार होता तो मैं शायद शादी की बात औरों से क्यों करता, सीधे इनसे करता आके।
तो जब मैंने इनसे कहा कि मैं शादी करनी है, तो फिर इन्होंने बिना सोचे समझे फैसला लिया कि ठीक है। तब मुझे लगा कि शायद मैं गलत था जो मैं इधर उधर भाग रहा था। और जब आपने कहा कि मैं इस जल्दी में जो शादी कर रहा हूँ इसकी वजह बिट्टू है, हाँ, तो इनका क्या रिएक्शन था? इन्होंने कुछ भी कोई सवाल नहीं किया। इनको सिर्फ उस्मान चाहिए था, उस्मान को बिट्टू चाहिए था, और फिर ये एक फैमिली तैयार हो गई। कभी आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ के तौर पर, चूंकि आपने जहां से गोद लिया है, वो जो पूरी कहानी है, चूंकि आप बहुत जुड़े हुए भी रहे और आप भी जानती हैं, जी। तो उसको लेके कभी आप लोगों के मन में नहीं आया कि ये कैसे इतनी बड़ी चीज हो गई और मैं उसी के फैमिली के किसी हिस्से को लेकर अपना बनाना चाहते? देखो, ये सवाल वाकई बहुत बहुत बार मन में भी आता रहा है, और इसका हम लोगों ने इतना सामना किया है कि उधर जो शबनम है वो जेल में रह के सामना करती है, और वही सब चीज़ें मैंने सामना किया है। मेरी फैमिली, पापा कई बाजार अगर जाते थे तो उनसे कहने लगे कि भाई ये वही है जिसके बेटे ने उसके बेटे शबनम के बेटे को लिया है। तो वो आपके परिवार वालों को इसके लिए झेलना पड़ा? बहुत झेलना पड़ा। कई बार मेरे बड़े भाई हसनपुर में रहते हैं, डॉक्टर हैं, तो उनके लिए तो खासकर दिक्कतें होने लगी कि जब भी कोई उनके यहाँ मरीज आते थे तो बताते थे कि पता है ये किसका हॉस्पिटल है, ये जो वो लड़का है ना शबनम, उसके बेटे को जो लिया उनके इन डॉक्टर साहब का छोटा भाई है। तो डॉक्टर साहब बहुत झल्लाते थे इस बात पे कि मेरी पता नहीं एक ऐसी इमेज बना दी है कि उससे जोड़कर, क्योंकि एक तरह से उस इलाके में शबनम एक गाली है, कोई नाम भी नहीं रखना चाहता, तो उसके साथ क्यों जोड़ना चाहेगा। और फिर मैंने तो उसके बच्चे को गोद लिया। तो पापा भी सफ़र करते थे, बाकी सब लोग। शुरुआत में तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी घर वालों को। घर वाले ज़्यादा सफ़र करते थे क्योंकि वो उनके करीब रहते थे, और मैं बुलंदशहर रहता था, तो मेरे लिए ये सब इलाके में शबनम उनके लिए थी, लेकिन इतनी करीब नहीं थी, उनके लिए नई जैसी थी। बहुत कम लोग जानते थे बुलंदशहर। आपको आपके परिवार की तरफ से भी ऐसा ही कुछ झेलना पड़ा? नहीं। तो जब हमने लिया था बिट्टू को, उसके तीसरे दिन ही मैं घर लेके चली गई थी। फर्स्ट डे सबका रिएक्शन जो आ रहा था बहुत नॉर्मल सा था, लेकिन सबको ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई अजनबी आ जाता है, उसके साथ अटैचमेंट होने में बहुत टाइम लगता है। तो हम शायद कोई फेस्टिवल था जुलाई में, उस पर गए थे हम। तीसरे दिन ही मैं लेके चली गई थी। 2 दिन रुकी थी वहां, तो सबने पापा तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने इसको ही क्यों सेलेक्ट किया। बाकी के सबको बस मम्मी ने मुझसे एक ही बात बोली थी कि देखो, अगर तुमने लिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी ली है, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है जो तुम्हें अच्छे से निभाना है, क्योंकि तुम ये जानती हो कि ये बच्चा किस माहौल से आया, ये नॉर्मल नहीं है। तुम्हें इसे नॉर्मल भी करना है, और प्लस उसको वो सब अच्छी चीजें सिखानी है जो हमने तुम्हें सिखाई है। हो सकता है बहुत बात में इतना अजीब लगे कि तुम्हारे मन में आए कि मैंने ये काम क्यों किया, लेकिन अब किया है तो इसको बहुत अच्छे से निभा रहा है, फिर कभी मुझे शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। आपने कहा कि इस बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ये मालूम है बच्चा नॉर्मल नहीं है, किस माहौल से आया। तो ऐसे में चूंकि एक जिम्मेदारी ये भी होती है जो ये हमेशा लेकर जाते हैं जेल, उसको मिलाने के लिए शबनम से। तो जब वो जेल जाता है, हालांकि ऐसी इस उम्र में बच्चे जेल नहीं जाते, लेकिन यहाँ कहानी ये कि जेल में ही पैदा हुआ और माँ से मिलने जाता है। तब जब ये जेल जाता है शबनम से मिलने, एक यहाँ माँ के तौर पर आप पे क्या बीतती है? आपको फिर डर नहीं लगता है कि ये सवाल भी पूछेगा कि मैं जेल क्यों जा रहा हूँ? और क्या उसे पता है कि जो जेल में जिससे मिलने जा रहा है वो कौन है? हाँ, वो जानते हैं, क्योंकि जब हमारे साथ हम इनको लेके आए थे ये सारी चीजें तो वो हमसे ज्यादा जानते थे। हमें सिर्फ उतना ही पता था जितना हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था या न्यूज में देखा था, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा जानते थे। अब वो जिस तरह वो जानते थे, वो बहुत बार उसको अवॉइड करते थे कि वो डिस्कस ना करें। हम जानते थे कि हाँ, कि शबनम का एक बेटा है, हमने सिर्फ उसी चीज को फोकस किया था। लेकिन शबनम की जो सच्चाई है ताज जानते थे, लेकिन कभी उसकी गहराई को नहीं जान पाए। अब जैसे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो वो गहराई को समझ रहे हैं। अब वो हमेशा जब भी हम वहां जाने की बात करते थे तो वो 2-3 दिन पहले से ही हम डिसाइड कर लेते कि हाँ, इस डेट को हमें जाना है, बिट्टू आप उस दिन तैयार रहना। बहुत बार हमें स्कूल ऑफ करके जाना पड़ता था, कभी अगर अंडरस्टैंडिंग हो जाती तो हम संडे में जाते थे। तो वो 2 दिन पहले का जो प्रेशर था वो हमेशा बिट्टू के चेहरे पे नजर आता था। एक अजीब सा डर आता था, इतना कि हम नहीं सोच सकते थे कि वो, ना ही हमने कभी उनसे डिस्कस किया, कभी उन्होंने बताया भी नहीं कि वो डर क्या था, कि उसको डार्क सर्कल बन जाते थे। 2 दिन पहले से डार्क सर्कल बनने लग जाते थे। तो हमें इसी बात की टेंशन होती थी, पता नहीं ये कौन सी चीज है
इवन स्टार्टिंग के 1 साल तक तो हमें भी खुद झेलना पड़ा। जैसे हम वहाँ जाते थे, उनको डार्क सर्कल हो जाते थे, हम लाइन में लगे हुए हैं कि भाई अब मुलाकात होगी, तो लोग ऐसे बाहर निकल निकल के झांक झांक के देखते थे कि ये वो बच्चा है। मतलब पुलिस वाले भी जिनको पता होता था, वो दूसरे उन व्यक्ति को जिनको नहीं पता होता था लेके आते थे स्पेशल कि ये है वो शबनम का बेटा, ये है शबनम का बेटा। तो जो क्वेश्चन करते थे और वो जो जिस तरह वो देखते थे, वो मुझे इतना बुरा लगता था। कई बार मेरी कुछ लोगों से बहस भी हुई, गुस्सा भी आया कि जैसे हम गांव जाते थे तो लोग बाग हुजूम लगा लेते थे। जैसे हम मतलब हम फेस्टिवल को भी अवॉइड करने लगे थे। स्टार्टिंग में 1 साल ये रहा कि हम इनके घर जाते हुए भी डरते थे, क्योंकि हम कहीं भी जाते थे, हम जा रहे हैं नॉर्मली, भीड़ आ जाती थी और ये इतना ज्यादा घबरा जाता था कि बहुत ज्यादा। फिर ये मुझसे फोटो खिंचाने से इतना ज्यादा डरने लगा था कि मुझे फोटो नहीं कराना है। आज भी अगर आप देखोगे हमारे फोन में बहुत कम फोटो है, क्योंकि वो फोटो खिंचाना ही नहीं चाहते, उनको पसंद नहीं है, इतना डर है। जब ये मिलने जाता है जेल में शबनम से, आपको बुरा लगता है? कभी कभी ये लगता है कि ये सब कब खत्म होगा, क्योंकि जो चीज से मैं उनको बचाना चाहती हूँ, रियलिटी ये है कि मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी है। बच्चा जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, वो उस चीजों को जितनी गहराई को समझना शुरू होगा। और सबसे ज्यादा मुझे जो टेंशन होती है, मेरा ये मार्च और फरवरी का महीना पिछले 5 साल से टेंशन में ही जाता है। जैसे ही जनवरी क्रॉस होती है, हमेशा ऐसे ही एक सगुफ्ता सा निकलता है कि भाई अब उनको फांसी होने वाली है। अब मेरे को टेंशन बढ़ जाती है। मैं उनके लॉयर को फोन किया, मैंने अभी जैसे मुझे भी 4 दिन पहले पता चला, उनको नहीं मालूम, इन्होंने मुझे बताया, मैंने तुरंत उनको फोन किया कि इससे मैम ये क्या हो रहा है कि आप तो हमें कुछ बताते ही नहीं हो कि अभी अब एग्जाम होंगे, उसके फाइनल एग्जाम होंगे, 1 अप्रैल से स्कूल खुले, मार्च से स्कूल खुलेगा, वो स्कूल जाएगा, उसको एक टेंशन हो जाती है। वो हमसे नहीं बोलते, लेकिन एक छोटा बच्चा अगर ये पूछता है, मुझसे कभी उन्होंने शेयर नहीं की, लेकिन उसकी अपनी नानी के साथ एक बॉन्डिंग ऐसे, जैसे हम जाते हैं, मैं रसोई में काम कर रही हूँ, जैसे मम्मी बताती है बाद में कि ये मुझसे पूछते हैं कि एक बात पूछो नानी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, अल्लाह ने ये सब सिर्फ मेरे साथ ही क्यों किया, जैसे ये हैं, ये सुबह हैं, ये मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। और अगर ये मुझे मम्मी पापा अगर मुझे गोद नहीं लेते तो मैं कहाँ रहता, मैं अनाथालय में ऐसे पढ़ता रहता, फिर तो मेरे कोई मम्मी पापा भी नहीं होते, मुझे कोई रिलेटिव भी नहीं मिलता। अब मम्मी कहती है, जब उसकी बातें सुनती हूँ तो कभी कभी मुझे मतलब ऐसा लगता है कि रोना सा भी आता है। और कभी कभी मुझसे भी कहता है, बहुत बार कहता है, आज की डेट में ये है कि अगर हम में से किसी को खरोंच भी आ जाए दोनों से, तो शायद शबनम के लिए वो इतना ना रोए जितना कि वो हमारे लिए परेशान हो जाता। अगर ये झूठ को भी बोल देंगे कि भाई अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ कर चल जाऊंगा, तो वो उस दिन पूरी रात ही नहीं सोया। उस दिन टेंशन में था, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसी मैटर में लेके, तो वो पूरी रात नहीं सोया। रात में 3 बजे उठ गया है, फिर सुबह 4 बजे उठ के कह रहा है कि मम्मी चलो घूमने चल। में क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही है। और आज हम घूम के आए हैं, वो वहां जाते हैं, सिर्फ जितने समय ताज वहां रहते, सॉरी बिट्टू वहां रहते हैं शबनम के पास, सिर्फ उतने ही टाइम तक वो अपनी मम्मी को याद रखते हैं। जब वो जेल ले जाते हैं आप मिलाने के लिए, जैसे आज भी गया आप, तो शबनम और उसके बीच में उस वक्त वहां पे कैसा रिश्ता, सब शबनम का रिएक्शन क्या होता है? शबनम ताज को देख के बस नॉर्मली कि बेटा तुम कैसे हो, तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, तुम अपने पापा को या मम्मी को परेशान तो नहीं करते हो, और बस मेहनत से पढ़ो। तो मुझे ऐसे कई बार महसूस हुआ कि वो जो सतही होता है बस वो, उसके बाद फिर हमारे ऊपर बात शुरू हो जाती है। वो अभी तक जब माहौल गर्म होता है तब तक सीरियस बात होती हैं, जैसे अब चल रहा है मामला तो सीरियस हो रही है, बाकी सब नॉर्मली बातें, क्या हो रहा है, कैसे हो, क्या, कुछ ज़्यादा नहीं। मतलब ऐसे पिछले कुछ दिनों से इधर चल रहा है कि अचानक फांसी की तारीख को लेके और सारी चीजें, जैसे मथुरा जेल में तैयारी, तो आज आप इस दौरान में शायद पहली बार मिलने के लिए गए जब ये सारी चीजें अभी हवा में है, तो इस बारे में आपकी बात हुई? हाँ, मेरी इस बारे में बात हुई थी। मैंने पहली बार जब से ताज बिट्टू हमारे साथ आए, तो पहली बार मैंने उनसे ये सवाल किया कि आखिर तुमने अपने परिवार के लोगों को मारा है, नहीं मारा है तो क्यों मारा है, क्या बात है। तो इसको लेकर उन्होंने कहा कि मैंने ये अपराध नहीं किया है। तो मैंने कहा इस बात को 12 साल हो गए हैं, तो 12 साल में ये बात कह रही हैं आप कि मैंने ये अपराध नहीं किया है, जबकि सारे एविडेंस वगैरह, ये जांच सब आपके खिलाफ गई हैं। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी कम से कम 3 बार अपील हुई है, राष्ट्रपति के यहाँ, तो फिर तुम्हें एकदम इतने 12 साल बाद कैसे याद आया कि मैंने नहीं किया है, और फिर किस गुनाह की सज़ा आप काट रहे हैं, तो आपने फिर कोशिश क्यों नहीं की, आपने
सीबीआई जांच की मांग की बात क्यों नहीं की है? आपने कुछ और कोश मतलब आपने इस बीच में मुझसे क्यों नहीं कहा एक बार भी? क्योंकि पहली बार जब मैंने शबनम से बहुत मुश्किलों के बाद मुलाकात हुई थी और शबनम से मैंने यही सवाल कर लिया था, तो मुझसे नाराज़ हो गई थी कि मुझे अब किसी भी कीमत पर उस्मान को अपना बच्चा देना ही नहीं है, क्योंकि कोई एप्लीकेशन आ नहीं रही थी। 20 एप्लीकेशन आई थी और उनकी पुलिस जांच और LIU जांच हुई थी, तो 20 में से 17 एप्लीकेशन ऐसी थी जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, तो जिसमें से 3 ही एप्लीकेशन बची। अब काउंसलिंग के लिए CWC के यहाँ जाना था, तो उसमें से 3 में से 2 जो बंदे थे वो पहुंचे ही नहीं काउंसलिंग के दौरान। अब मैं अकेला रह गया, तो दूसरी बार भी मेरी एप्लीकेशन, पहली बार तो शादी की वजह से और दूसरी बार इस वजह से क्योंकि मैं अकेला रह गया था ग्राउंड में, तो इसलिए उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम फिर से इसका विज्ञापन निकालेंगे अखबार में, और जब विज्ञापन निकलेगा 10 दिन 15 दिन के बाद आप देखते रहिएगा अखबार और फिर आपको अप्लाई करना है। तो मैंने ये देखता रहा और मैं ई-पेपर के माध्यम से अखबार पढ़ता था, क्योंकि मैं बुलंदशहर में रहता था और वहाँ अमरोहा का अखबार देखता रहता था। तब मुझे पता चला कि हाँ अब फिर से विज्ञापन निकला है, तो मैंने फिर से अप्लाई किया और फिर से अप्लाई किया तो फिर भी एक ही एप्लीकेशन रही थी। तो मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, ये सब रामपुर, कई ज़िले मिला के तब एक मंडल बनता है, करोड़ों की आबादी है। कोई भी फैमिली, उसके परिवार का कोई रिश्तेदार, कोई आगे ही नहीं आ रहा था। तब मुझे इस पूरे मामले में कभी शबनम की फैमिली या दूसरे जो उसकी फैमिली कभी आगे नहीं आई? कभी नहीं आगे आई, कोई भी और नहीं उनका आया। रिएक्शन क्या था जब आप लोगों उनको पता तो होगा कि उसके बच्चे को किसने लिया? शबनम के परिवार वालों का, उनके रिश्तेदारों का और आसपास के लोगों का बस एक ही रिएक्शन था कि बिट्टू को लेने का सिर्फ एक ही मकसद है, इसकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उस्मान उसको उसकी वजह से ये सब काम कर रहे हैं। जबकि जब उन्होंने ये कहना शुरू किया है और न्यूज़पेपर के जरिए पता चला कि अच्छा इसकी प्रॉपर्टी भी है, पहले तो मुझे ये भी नहीं पता था कि बच्चा है। जब मैं इस पर बुक लिखना चाहता था, जब उसके बाद पता चला बच्चा है और बच्चे के बाद पता चला कि इसकी प्रॉपर्टी भी है, तो धीरे धीरे एक के बाद एक मतलब उसे कहानी से पर्दे हट रहे थे। तो फिर मुझे शुरू में तो मैंने खैर कुछ नहीं कहा, क्योंकि हम लोग जब भी कभी अमरोहा वगैरह जाते हैं, अमरोहा अपने शादियों में, किसी के यहाँ रिश्तेदार में, तो सबके सब सामने नहीं तो पीठ पीछे एक क्या नाम है, एक IAS ऑफिसर हैं। एक बार उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उस्मान क्या तुमने एक बच्चा सिर्फ इसलिए लिया है? मैंने कहा आपको कहाँ से पता चला? कि वो CO साहब बता रहे थे। मैं कि CO साहब को भी तो किसने बताया होगा। एक बार एक वेबसाइट पर किसी ने लिख दिया कि एक बच्चा जो लिया है उस्मान ने, वो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए लिया है, जबकि उससे ये नहीं पता कि मैं इसके लिए कितनी मेहनत की है मैंने। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो मुझे खैर बहुत बाद में पता चला है कि काश अगर बात प्रॉपर्टी की है तो रिश्तेदार ले सकते थे आसानी से। अब उनके शबनम के चाचा और चाची हैं, तो उन्हें प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वो चाहती भी हैं, इसलिए वो अनाप शनाप बातें भी करते हैं। तो वो बिट्टू को अगर खुद ले लेते तो शायद ये सब झगड़ा खत्म हो जाता है, या बाकी लोग जो शिकायत करते हैं तो वो ले सकते थे। आप लोग उसको, अभी स्कूल में है वो, मैं थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी, जब मैंने उससे पूछा कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो उसने कहा था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आपसे कभी उसने शेयर किया? हाँ, उसकी शुरू से यही इच्छा है कि एक नॉर्मल व्यक्ति कि भाई एक ऐसी पोस्ट पे हो जिसमें ऑफिस कपड़े पहनते हैं। अच्छा। स्टार्टिंग में उनको नहीं मालूम था कि इसको कोट पैंट कहते हैं, कोट ट्राउजर कहते हैं। वो हमेशा कहता था कि मुझे ऑफिस वाले ही कपड़े पहनने हैं। क्यों? कह रहे कि उसमें जो लोग होते हैं वो उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी सब बात मानते हैं। ये सब चीजें उनके जहन में रहती थी, कभी मतलब ये नहीं कि नॉर्मली रहे। वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं इतना अच्छा बन जाऊं कि जो भी मेरे साथ है वो सब एकदम से खत्म हो जाए, क्योंकि वो नहीं बोलते हैं, लेकिन उतना गहराई है उनके अंदर बहुत ज्यादा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे जी। शबनम ने जो किया और जिस तरह के सबूत है, बाकी सारी चीजें, 3 अदालत ने फांसी दी है, प्रेसिडेंट ने भी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी है, ऐसे जुर्म के लिए आपको लगता है कि हाँ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए अगर गुनहगार है तो? अगर गुनहगार है तो हाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर इसका यही अगर इसी तरह चलता रहा तो इसका इफेक्ट आज नहीं लेकिन धीरे धीरे बिट्टू की लाइफ पे पड़ता जाएगा। आज नहीं पता चला कि वो इस स्टेज पे हैं, 16 के हैं, 18 के हैं, और तब ये डिसीजन आता है, तो शायद बिट्टू के लिए ये सब सहन करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो उस मुद्दे की गहराई को जानता है। आज ये उसी स्टेज पे है कि अगर ये सब चीजें हो जाती हैं तो शायद वो इस चीज को बहुत जल्दी भूल भी जाएगा, वो अपनी लाइफ में मशगूल हो जाएगा।
और जब बाद में होगा कि भाई बड़ा हो जाता है, बच्चा समझदार होता है, किसी ने पिंच किया कि अच्छा तुम उनके बेटे हो जिनको ये होने वाला, तो शायद वो बहुत गहराई से सोचेगा और हमें एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएगा। अभी जो उनके जहन में जो भी चीज आती है वो डरता डरता बहुत बार बोलते हैं। बहुत बार ऐसे लगता है कि मैं अगर सच बोल दूंगी तो मम्मी गुस्सा ना हो जाए, मम्मी ये ना कहे कि तुम क्या क्या सोचते रहते हो। तो पहले वो मुझसे पूछते हैं कि मैं एक बात बोलूं, मैंने कहा हाँ बोलिए, आप बताइए आप गुस्सा तो नहीं। मैंने कहा नहीं बेटा मैं गुस्सा नहीं होंगी। पापा को तो नहीं बताएंगी? मैं नहीं बताऊंगी। बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी बताई हैं कि जो आज तक मैंने इनसे भी शेयर नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो हमारे बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है मैं इनसे बोल दूं फिर ये उनको बताएं तो वो सोचेगा कि मैं फिर वो का शायद अपनी बातें मुझसे शेयर भी ना करें। बहुत सारी चीजें हैं जो उनके जहन में आती रहती हैं। सुभान साहब, आपसे आप चूंकि साथ में कॉलेज में थे और आप लोग बस भी शेयर करते थे, जी। घर से बस जो कॉलेज तक जाते थे, आप और शबनम अक्सर आते जाते एक साथ थे, आपकी बातचीत होती थी, मुलाकात होती थी, आपकी वो सीनियर थी। तो पूरी उस कॉलेज की जर्नी में और वहां पे रहने के दौरान और फिर ये जब इंसिडेंट सुना तो आपको पहला तो आपका रिएक्शन क्या था कि वाकई वो ऐसा कर सकती है, और या उसका कभी ऐसा आपको फील हुआ कि हाँ ये बिल्कुल ऐसा कर सकती है? वो आज भी यकीन ना करने वाली बात है, यकीन होता ही नहीं है कि शबनम इतना बड़ा कदम उठा सकती हैं। पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे तो एक बस में कुछ लोग मुझे सीट से उठाना चाहते थे और वो सीट को छोड़ना नहीं चाहते थे कि नहीं बैठे रहिए। मुझे पता था कि अगर मैंने सीट नहीं छोड़ी तो शायद ये बदतमीजी करेंगे, झगड़ा करेंगे। तो शबनम ने कहा कि नहीं नहीं झगड़ा नहीं करेंगे, और उसने सीट नहीं छोड़ने दी। बस में जैसे हम लोग हमारा सफ़र पूरा हुआ, वो लड़के आए झगड़ा करने के लिए। शबनम ने कहा कि बताइए क्या बात है, ये मेरा भाई है, देखो कौन क्या कहेगा इसको। तो ये एक मदद करने वाला हो गया। ऐसे ही BA सेकेंड ईयर में मैं फेल हो गया था। मैंने पूरा इरादा बना लिया कि मैं पढ़ाई नहीं करूँगा और यहीं पे मेरा सफ़र ख़त्म। मैंने शबनम से कहा मैं अब आगे नहीं पढ़ना चाहता। तो उसने कहा कि बस आप ये इम्प्रूवमेंट का फार्म है इसे भर दीजिए। मैंने कहा पैसे से का भी बड़ा मसला है। 500 रुपये की फ़ीस थी। उन्होंने क्या काम किया, कहा कि मेरी तरफ से फ़ीस, मैं वो सारा सब कुछ अपना आप किया और वो फार्म भर दिया। तो जो बंदा हर छोटे छोटे से मसले में आपकी हेल्प के लिए एकदम खड़ा हो और ये ही नेचर दूसरों के लिए भी रहा हो, तो अब उसके बारे में ये पता चले कि इसने 7 लोगों की हत्या की हैं या शामिल हैं, तो ये बाकी अपना आप में एकदम शॉकिंग न्यूज़ है। और मैं आज भी मिलता हूँ। मैं पहले एक कॉलेज मेट की तरह मिलता था और आज एक माँ से मिलता हूँ। शबनम से मैं आज तक नहीं मिला। आपको क्या लगता है कि शबनम ने जैसे आज जेल में आपसे कहा कि नहीं इस क्राइम में वो शामिल नहीं है, आपको लगता है वो सच बोल रही? हाँ, बातचीत से तो लगता ही है कि जैसे मैंने कहा कि अगर ऐसा था तो तुमने कोर्ट में जज साहब के सामने बोलना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि मुझे जो आईओ थे उस टाइम पे कोई गुप्ता करके हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत मारा था उन्होंने, और बोला कि अगर तुमने ये बात मतलब ये बोला कि मुझे मारा है तो मैं आके और मारूंगा तुम्हें। तो मुझे तो सबसे बड़ी इस बात पे गुस्सा आया कि एक मर्द पुलिस वाला एक औरत पे हाथ कैसे छोड़ सकता है। तो फिर अगर शबनम ने ये 7 मर्डर किए भी हैं तो फिर उसमें जांच अधिकारी में और शबनम में कोई फ़र्क भी तो नहीं है। क्यों? अभी आखिरी चीज़ है कि ये जो शुरुआत है जिसकी वजह से हम लोग सब बैठ कर बातचीत कर रहे हैं कि फांसी की तारीख को लेके हो सकता है कभी ये बात, चूँकि आपने कहा बहुत सारी चीज़ें शेयर करता है बिट्टू, उसे ये जानकारी भी है कि फांसी क्या होती है, या उसकी माँ के लिए ऐसी चीज़ें अभी चल रही हैं तैयारी, ये है उसके जानकारी में? है। क्या बोलता है वो? बोलता है मैंने कि अगर मैंने जैसे अभी कुछ परसों पूछा था उनसे, मैंने कि कभी अगर आपको पता चले माहौल चल रहा है, फाइनल हो गया, उनको फांसी की सजा डेट निकाल दी गई, तब आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा? मैंने कि बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा? कह रहे काफी दिन तक बुरा लगेगा। फिर कैसे लगेगा? कह रहे देखो बुरा लगेगा, लेकिन जो उन्होंने काम किया है उसके लिए तो पनिशमेंट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच आप दोनों का। तो मतलब बात करते हुए भी अजीब लगता है कि एक बच्चा अगर ये कहे कि बुरा लगेगा लेकिन जो किया पनिशमेंट मिलेगा, तो ये 2 तस्वीर है अलग अलग। 2, एक क्राइम की तस्वीर है और एक क्राइम के बाद जो कुछ हम लोग झेलते हैं, या जो इस वक्त इन दोनों ने जिस तरीके से शबनम के उस बच्चे को अपनाया हुआ है, बहुत सारी तकलीफों को उठाकर, ये भी ध्यान रखना चाहिए। तो यही जिंदगी है, यही जिंदगी का किस्सा है और यही हकीकत है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।